तो आज की क्लास हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां हमने लास्ट क्लास में फिनिश किया था सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है ये बताया था कि एक सिलेंडर के ऊपर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर वायर्स जो है वो टर्न बाय टर्न लपेटा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें अगर वायर्स लपेट दोगे तो ओवरऑल ये सिलेंडर की तरह ही दिखता है। अब अंदर से ये हॉलो भी हो सकता है, अंदर में कुछ मटेरियल भी भर सकते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड में ये आर जो लिखा है आपका, ये रेडियस हो गया इस सोलेनॉइड का और एल इसका लेंथ हो गया। यहाँ हमने लिखा है रियल सोलेनॉइड। रियल सोलेनॉइड वो होता है जिसमें लेंथ और रेडियस में ज्यादा फर्क ना हो, मतलब लेंथ रेडियस से बहुत बड़ा ना हो। अब सोलेनॉइड के अंदर जो एक्सिस है, ये ग्रीन कलर का हमने एक्सिस दिखा रखा है ना, तो अंदर में किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जैसे एट पी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो अंदर के पॉइंट में फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट। अब पी पॉइंट से क्या करो कि दोनों एंड पर ऐसे लाइन ड्रॉ करो। ये इमेजिनरी लाइन है ब्राउन वाला, इधर का एंगल मान लो θ1 बना रहा और इधर का एंगल θ2, तो फॉर्मूला हो जाता है आपका cos θ1 प्लस cos θ2। अब जो शीट में दिया है उसमें थीटा इधर से एक, दोनों थीटा एक ही तरफ से लिया है, इसलिए उसमें यहाँ पर एक माइनस आता है। तो आप वो फॉर्मूला के बजाय इसको याद रखा करो, ये ज्यादा आसान पड़ता है कि दोनों एंड का एंगल अगर θ1 और θ2 है पीछे, तो ये फॉर्मूला हुआ, जहाँ स्मॉल एन जो है इसका डेफिनेशन है कैपिटल एन अपॉन एल, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये कल भी हमने बताया था, ये नंबर नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आता है हमेशा अलोंग दी एक्सिस आता है, और वो या तो राइट आएगा या तो लेफ्ट आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपका करंट जो है वो किधर जा रहा है। ठीक है ना, तो अगर हम राइट दिखा रहे हैं तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे राइट ही आएगा। अब ये अंदर का जो फॉर्मूला है ये रियल सोलेनॉइड के लिए हमने लिखा है। ठीक है, बट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आइडियल सोलेनॉइड। अब आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है या रियल को आइडियल कैसे बनाते हैं? ठीक है, देखो आइडियल सोलेनॉइड वो होता है जिसमें ये जो रेडियस है और ये जो लेंथ है, इसमें लेंथ बिकम्स वेरी वेरी लार्जर देन रेडियस। अगर लेंथ बहुत बड़ा हो गया रेडियस से तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि लेंथ तो बहुत बड़ा है बट रेडियस बहुत छोटा है, तो सोलेनॉइड आपका कुछ इस तरह का पतला सा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत पतला सा अगर सोलेनॉइड हो गया और इसका जो एंड होगा, यहाँ पर एंड तो ऐसे सिलेंड्रिकली दिखाएंगे ऐसे, तो ऐसे केस में क्या होता है कि अब अगर अंदर में हम एक्सिस बनाए, वही सेम एक्सिस यहाँ भी बना देते हैं। तो अगर हम एक्सिस बनाते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो देखो इस ग्रीन कलर का एक्सिस, सेम एक्सिस जो यहाँ पे था वही एक्सिस यहाँ भी है। इस एक्सिस पे अब अंदर में कोई पॉइंट पी लोगे तो इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कहता है? म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस θ1 प्लस कॉस θ2। मतलब इस पी पॉइंट से जहां पर ये सोलेनॉइड एंड हो रहा है, दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करके एंगल देखना होगा। तो जरा सोचिए कि अगर हम इसका एंगल देखें, तो चूंकि यहाँ तो फोटो में मैंने इतना बड़ा दिखाया है, रेडियस इससे भी कम होगा तो ये और लंबा होगा। ये और लंबा होगा तो आपका ये जो नीचे वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री आएगा कि नहीं? तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ का जो एंगल है दोनों तरफ का एंगल 0 ले लेते हैं। कौन कौन सा? θ1 और θ2 दोनों को हमने 0 डिग्री लिख दिया। तो इसमें इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जब लिखने जाओगे तो यहाँ पे दोनों 0 हो गया, तो cos 0 प्लस cos 0, तो 1 प्लस 1 2, 2 2 कट जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई। तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में सिर्फ सोलेनॉइड वर्ड लिखा है और कुछ लिखा नहीं है, तो आप आइडियल सोलेनॉइड ही मानेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जनरली सोलेनॉइड का रेडियस वगैरह नहीं दिया जाता है या लेंथ नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज आइडियल सोलेनॉइड। अगर क्वेश्चन में रेडियस और लेंथ दोनों दे दे तो ज्यादा चांस है कि वो रियल सोलेनॉइड होगा।
लेकिन रियल सोलेनोइड आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है आपको आइडियल वाला। ये हम लोग केस एक्स्ट्रा बता देते हैं जस्ट इन केस कभी पैराग्राफ वगैरह में आ जाए तो आइडियल सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है। और ये कहाँ पे निकाला है हमने, अंदर में ये ग्रीन वाला जो लाइन है ना, इस एक्सिस पे निकालना है। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अलोंग दी एक्सिस होगा और यूनिफॉर्म होगा अंदर में, ठीक है। अब चूंकि रेडियस बहुत कम होता है, रेडियस बहुत कम होता है, तो एक्सिस से जो सरफेस है उसका डिस्टेंस बहुत कम है। तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे आया है, हम अप्रोक्सीमेटली ये ज्यूम कर लेते हैं कि सोलेनोइड के अंदर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नियरली इतना ही होगा। फिर से कह रहे हैं कि सोलेनोइड के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि रेडियस बहुत कम है। ये कुछ उस तरीके से है कि मान लीजिए कि आपका रिंग है, रिंग में अगर करंट है तो आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ना, म्यू नॉट आई बाई 2r होगा। लेकिन अगर रिंग का ये रेडियस बहुत कम है तो हमें यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड पता है, यहाँ का तो नहीं पता है। लेकिन हम मान सकते हैं कि इन सारे पॉइंट्स पे भी मैग्नेटिक फील्ड नियरली सेम होगा इफ दिस रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज किया जाता है। तो जब भी आपको कोई सोलेनोइड दे तो इनसाइड दिस सोलेनोइड एट एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। तो हम इसको एक जनरल फॉर्मूला की तरह यूज करते हैं, इनसाइड दी सोलेनोइड किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होता है। चलिए पहले ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब आइए न्यूमेरिकल करते हैं। ये हमारे सोलेनोइड टॉपिक का पहला न्यूमेरिकल रहा। इसमें क्या करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड ए सोलेनोइड ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स 20 पर सेंटीमीटर कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो करंट दिया है आपको और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन ये जो दिया है ये 20, ये पर सेंटीमीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर इनवर्स। अब सवाल ये है कि फॉर्मूला तो ठीक है, म्यू नॉट एन आई होता है, आई भी पता है एन भी पता है, बट ये एसआई यूनिट तो नहीं है ना, इसे मीटर में बदलना पड़ेगा। तो अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि सेंटीमीटर को क्या करें। देखो ये सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर नीचे है, तो 20 पर सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में है, तो इसको न्यूमरेटर में बदलोगे तो क्या करोगे, 1/100, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मीटर इनवर्स, दैट इज ये 2000 है मीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 2000 मीटर इनवर्स, माइक बंद कर दिया करो, 2000 मीटर इनवर्स आ गया, ये ऐसा यूनिट है। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, क्या था भाई, म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट को रहने तो म्यू नॉट, एन की जगह आपको 2000 रखना पड़ेगा, ठीक है, और आई की जगह 10, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 म्यू नॉट, इतना टी, टी का मतलब वही टेस्ला। या आप क्या करिए कि म्यू नॉट की वैल्यू रख सकते हैं, कैसे, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू आपको बोला था ना, याद रखना है, 10 टू द पावर -7 होता है। तो ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 4, और म्यू नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो ये हो जाएगा 8 पाई, ये देखो 4 इंटू 2 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्टिव में आंसर म्यू नॉट में छोड़ा रहता है, तब हम ऐसे छोड़ देंगे, नहीं तो ज्यादातर आपको ये पाई के टर्म में आएगा। तो ये हमने बस डाटा यूज कर लिया इसमें। और ये ध्यान रखना कि जब भी नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहे वो पर मीटर में होना चाहिए, अगर पर सेंटीमीटर या पर मिलीमीटर है तो कन्वर्ट कर लेना, और लॉजिकली कर भी सकते हो। 20 पर सेंटीमीटर का मतलब क्या समझे कि 1 सेंटीमीटर का जो सोलेनोइड है उसमें ऐसे ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए थे, 20। तो जब 1 मीटर लोगे तो जाहिर सी बात है 1 मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसमें ये नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ के कितना हो गया, 20 गुने 100 2000 हो गया, समझे। चलो आगे चलते हैं।
अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ होगा, ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, कैरिंग करंट ऑफ 20 एम्पियर। सोलेनॉइड का लेंथ दिया है, करंट भी दिया है, इज इतना इतना टेस्ला अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है। इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड इज 400, उस सोलेनॉइड पे टोटल 400 टर्न है, तो आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि करंट निकालो। ऐसे डायग्राम की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो ऐसे सिंपल सा बना सकते हैं कि आपका सोलेनॉइड सिलेंडर की तरह होता है बेसिकली, और इसका लेंथ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सोलेनॉइड पे ये लेंथ आपका दिया हुआ है, L इज 10 सेंटीमीटर, करंट भी दिया हुआ है, करंट ऐसे इन और आउट हो रहा है मान लीजिए, है ना। करंट इसमें ऐसे ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स लपेटा रहता है ना, ऐसे 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 करके। तो ये टोटल टर्न्स जो है ना 1 2 3 4 करके इस तरह करके टोटल 400 टर्न्स हैं आपको टोटल, और ये अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया है तो आपको करंट निकालना है। तो माइंड इट, ये जो 400 दिया है ये कैपिटल एन है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये स्मॉल एन नहीं है। स्मॉल एन हम लोग निकाल लेंगे कैसे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल एन आपका कितना हो गया 400। लेंथ कितना है सोलेनॉइड का 10 सेंटीमीटर, लेकिन 10 सेंटीमीटर नहीं 0.1 मीटर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4000 मीटर इनवर्स, ठीक है। नाउ अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन इंटू आई। तो आपको क्या चाहिए, आपको आई चाहिए ना, तो बी का वैल्यू रख दो यहाँ पे, 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो गया। म्यू नॉट को भी रख दो, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन कितना है, तो एन हमारा है 4000, और आई आई निकालना है। अब यहाँ से कैंसिल, देखो कुछ कुछ हो जाएगा, ये 2 पाई 4 पाई कटेगा, तो ये कितना आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं, हमें क्या चाहिए था आई ना, तो आई इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा। पहले तो देखो ये 3 इससे काट दो, तो ये 10⁻⁻⁴ होगा, और 10⁻⁻⁴ इससे कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचा, ये 8 बचा, 1/8 एम्पियर करंट होगा, ठीक है। तो इसी तरह के घुमा फिरा के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है ना। क्वेश्चन का एरर सुधार लो। करंट निकालना था तो कैरिंग ए करंट आई इज इतना, देन फाइंड मैग्नेटिक, फाइंड करंट था, करंट नहीं लिखना था। तो इस क्वेश्चन में सोलेनॉइड का क्या क्या दिया हुआ है डाटा देखो, 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो ये आपको स्मॉल एन हो गया, इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, तो बाहर एक बैटरी लगा है उसका ईएमएफ दिया है। बी इनसाइड इज इतना, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। देन फाइंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो सवाल है कि रेजिस्टेंस यहाँ कहाँ से बीच में आ गया, पहले ट्राई करो फिर बताते हैं। देखो ये हमारा सोलेनॉइड है जो बेसिकली सिलेंडर की तरह दिखता है। अब सोलेनॉइड में भाई करंट फ्लो कराने के लिए हमें बैटरी तो लगाना पड़ेगा ना, कोई ना कोई बैटरी लगाना पड़ेगा, तो हमने ईएमएफ का बैटरी लगा दिया। अब इससे इसमें करंट आ गया, करंट की वजह से अंदर में मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड से पहले हम करंट निकाल लेते हैं। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई होता है, तो B आपका दिया है 2 पाई इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। म्यू नॉट आपको पता ही कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻, कितना होता है -7। एन है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, तो पर मीटर करोगे तो ये और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इंटू आई हो गया। तो पहले हम यहाँ से आई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा, तो ये देखो 2 पाई विल कैंसल आउट विथ 4 पाई, तो ये 2 हो गया। ये 10⁻⁻7 है और ये 10⁻4 है, तो इसको कट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻3, और देखो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया I इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा, ½ एम्पियर
सिर्फ करंट पूछा होता तो ठीक है, बट ये जो करंट जा रहा है वो इस ईएमएफ की वजह से जा रहा है, तो इस पे जो वायर ऐसे लपेटा गया है इसी का रेजिस्टेंस पूछा है ना, तो जो करंट इसमें फ्लो होगा वो ई बाई आर होगा कि नहीं, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो सोलेनॉइड है उसका भी तो अपना रेजिस्टेंस होगा। ये एक सिंपल सर्किट की तरह भी इसको मान सकते हो कि सोलेनॉइड का रेजिस्टेंस आर है और इस तरीके से बैटरी से लगा हुआ है, तो हमें आर चाहिए था, तो आर कितना हो जाएगा ई बाई आई, ठीक है। ई कितना हो गया आपका, ई कितना क्वेश्चन में दिया था ना 12 वोल्ट, और आई आपका कितना आ गया है, आई आ गया है 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा 24 ओम। सो 24 ओम इज द आंसर। काजल का आंसर सही है, प्रकाश चौबे का आंसर गलत है। अब आइए आपको एक सिंपल सा चीज समझाते हैं जो किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। कोई भी सोलेनॉइड होता है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स होता है, ऐसे भाई 1 2 3 करके टोटल मान लो n टर्न्स है, ठीक है। साथ में इसका अपना एक रेडियस भी होता है, वो रेडियस को मान लेते हैं a है, जानबूझकर a ले रहे हैं, रेडियस a है सिलेंडर की तरह। अब जो ये वायर आपने यूज किया, इस वायर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होता होगा, तो उस वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकाले, तो रेजिस्टेंस के लिए मान लो कि इसका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, वायर का रेजिस्टिविटी दिया हुआ है रो है, तो रेजिस्टेंस आप लिखते हैं ना कि रो इनटू लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एक उपाय ये है, और दूसरा उपाय ये है कि किसी किसी क्वेश्चन में रो बाय ए दिया रहता है, ठीक है। आलोक कुमार वीडियो ऑन है तुम्हारा, तो रो एल बाई ए होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि इसको लेमडा इंटू एल लिखते हैं, जहां लेमडा आपको दिया हुआ है रो बाई ए, रो बाई ए को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। लेमडा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। कैसे, ये बताओ, ये रेजिस्टेंस है, ये लेंथ है, लेंथ को नीचे ले आओ, आर बाई एल क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो ये अक्सर आपको इस तरह से मिलेगा ओम पर मीटर या पर सेंटीमीटर के रूप में। तो अगर इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो लेमडा इंटू एल लिखते समय सिलेंडर का लेंथ नहीं लिखना है, सिलेंडर पे जो तार लपेटा गया है उसका लेंथ लिखना है। तो जो 1 टर्न होगा, 1 टर्न, एक टर्न का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू ए होगा कि नहीं, 2 पाई ए सरकमफेरेंस, और टोटल अगर आपके पास n टर्न है तो n टर्न्स का लेंथ कितना हो जाएगा, n इंटू 2 पाई ए, इतना वायर लपेटा हुआ है उस पे टोटल। तो यहाँ पे जब लेंथ मल्टीप्लाई करना होगा तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू 2 पाई स्मॉल ए, जहां स्मॉल ए आपका क्या है, स्मॉल ए आपका रेडियस है सोलेनॉइड का। तो ये जो हमने लिखा है ये कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन ये इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत सुविधा होगा कि अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लेमडा को लेंथ ऑफ सोलेनॉइड वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। और लेंथ ऑफ वायर कैसे होगा समझ ही रहे हो, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, ऐसे घूमते गया ना 4 चक्कर, तो एक चक्कर में कितना लंबाई होता है 2 पाई ए, और ऐसे ऐसे करके ये n टाइम्स है, इसलिए टोटल जो वायर का लेंथ है, ठीक है ना, सोलेनॉइड के वायर का लेंथ वो ये है n इंटू 2 पाई ए। नोट कर लीजिए इसको, अगले न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करेंगे। यह हमारा अगला क्वेश्चन है, ए सोलेनॉइड ऑफ रेडियस, यहाँ ऑफ होगा, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज वुंड ऑफ वायर, वुंड का मतलब लपेटा गया है, ठीक है, ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 0.2 ओम पर सेंटीमीटर। ये रेजिस्टेंस है उस तार का जिस तार का इस्तेमाल किया गया है सोलेनॉइड बनाने में। नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 2000 और करंट जो है वो 10 एम्पियर है। देन फाइंड बी इनसाइड द सोलेनॉइड, अंदर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, पहले ट्राई करो। 8 पाई। तो करंट जो है
वो गलती से दे दिया था, करंट नहीं दिया है क्वेश्चन में। करंट दे देगा तब तुम म्यू नॉट एन आई कर दोगे, डायरेक्ट आ जाएगा। करंट ही तो मेन इसमें छिपा हुआ है। ईएमएफ ऑफ सेल कनेक्टेड इज 10 वोल्ट, ठीक है। जो आपको सोलेनोइड है उसमें बैटरी लगा रहता है, तो जो बैटरी लगा रहता है वो इसलिए लगा रहता है ताकि सोलेनोइड में ऐसे करंट फ्लो करा सके, है? तो सबसे पहले आई निकालना है, तो आई निकालने के लिए पहले इसका रेजिस्टेंस निकालना होगा। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो रेजिस्टेंस दिया तो है लेकिन ये पर यूनिट लेंथ है, तो पर यूनिट लेंथ को लेमडा मान लो, इनटू लेमडा इनटू क्या करना पड़ेगा, पूरा लेंथ लेना होगा। किसका लेंथ? लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना। पूरा जो सोलेनोइड पे ये तार लपेटा हुआ है इसका टोटल लेंथ चाहिए हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू एक वायर का सरकमफरेंस 2 पाई a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से R आ जाएगा, R आ जाएगा तो इसके बाद आपका करंट आ जाएगा। करंट कितना हो जाएगा? EMF बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, EMF बाय रेजिस्टेंस हो गया, तब जाके आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा और वो कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। तो ये आपका स्टेप है। अब इसमें बी में देखो, आई यहाँ से आएगा ई बाई आर से, म्यू नॉट तो आपको कांस्टेंट है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब रेडियस 1 सेंटीमीटर के साथ मुझे इसमें लेंथ भी देना पड़ेगा। रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया है ना वायर का, सोलेनोइड का लेंथ भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें खाली वैल्यू पुट करना है। तो देखो, म्यू नॉट एन की जगह हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ, और आई की जगह हो जाएगा ई बाई आर, ठीक है। आर लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई, ये हो गया 2 पाई लेमडा एन इंटू ए। एन देखो थैंकफुली कट गया। म्यू नॉट की जगह क्या लिखते हैं? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ईएमएफ की जगह क्या लिखेंगे? ईएमएफ कहीं लिखा था ना, 10 वोल्ट, ठीक है। 2 पाई को रहने दो। लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सोलेनोइड है ये, लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। 2 पाई मैंने पहले ले लिया। लेमडा आपका कितना था? तो लेमडा आपका देखो 0.2 ओम पर सेंटीमीटर है। तो लेमडा जो है वो 0.2 ओम तो ठीक है, लेकिन ये पर सेंटीमीटर लिखा है, तो मीटर करोगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 20 ओम पर मीटर। ये भी चेंज करना जरूरी है ऐसा यूनिट में। तो लेमडा हो गया आपका 20, ठीक है। और ए इज रेडियस, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को 1/100 लिख सकते हो, 1/100, तो 100 ऊपर चला गया। तो इतना सारा डाटा हो गया। अब इसमें देखो बहुत सारा डाटा तो इजीली आपका कैंसिल हो जाएगा। जैसे 2 पाई और 4 पाई कट के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी 2 कट जाएगा, 2 और 10 ये दोनों 20 इससे कट जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद कितना बचेगा आपको? बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू देखो, यहाँ पे 100 है, यहाँ 10 का पावर -7 है, तो 10 का पावर -5 टेस्ला, ठीक है। नोट करो जल्दी जल्दी। चलिए, सोलेनोइड के बाद एक और डिवाइस जो हमें पढ़ना है उसका नाम है टोरॉइड। टोरॉइड जो होता है बेसिकली सर्कुलर सोलेनोइड होता है। सर्कुलर सोलेनोइड का मतलब क्या होता है कि सोलेनोइड में आपका जो सिलेंडर था वो स्ट्रेट था और उस पर वायर जो था टर्न बाय टर्न लपेटा हुआ था। इसमें क्या होता है कि टोरॉइड में आपका जो वायर होता है वो एक, ऐसे समझो कि ट्यूब के ऊपर लपेटा होता है, ठीक है ना। अब ये आपको 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिख रहा होगा, बट ये एक हॉलो ट्यूब है। साइकिल का ट्यूब देखते हो ना, समझ रहे हो ना, साइकिल का ट्यूब। साइकिल के ट्यूब में हवा भर दो और हवा भरने के बाद जब वो फूल जाए तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे वायर लपेट देना है, समझे। तो ऐसे ऐसे इस पे साइकिल के ट्यूब पे वायर लपेटा रहता है। तो इसे कंप्लीट कर देते हैं पहले। अब डायग्राम में आपको वायर्स थोड़ा दूर दूर दिख रहा होगा, लेकिन अब वो मजबूरी है। लेकिन ये असल में जो वायर्स होता है वो बहुत क्लोज होता है। तो आप ऐसे अब लास्ट टर्मिनल निकालिए,
तो अगर ध्यान से देखो तो इधर से अगर करंट आई जाएगा तो ये लूप बाय लूप ऐसे घूम घूम के ऐसे करंट आई बाहर आ जाएगा। तो दिस थिंग इज कॉल्ड टोरॉइड। और इसमें टोरॉइड में ये जो सेंटर है ना, यहाँ पे एक्सिस होगा। तो ये देखने में सोलेनोइड जैसा ही है, बस ऐसा लग रहा है जैसे सोलेनोइड को सर्कुलर बना दिया गया है। ठीक है, सोलेनोइड जो स्ट्रेट था उसके दोनों एंड को मोड़ करके ज्वाइन कर दिया गया। इसमें अंदर का रेडियस और बाहर के रेडियस में ज्यादा फर्क नहीं होता है, इसीलिए हम इसका मीन रेडियस लेते हैं। मीन रेडियस का मतलब बीच वाला रेडियस, ये ले लिया आर। ठीक है, अगर इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स काउंट करोगे तो 1 2 3 4 करके ऐसे ऐसे करके टोटल मान लो कि n टर्न्स है। ठीक है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड दी टोरॉइड, वो सेम फॉर्मूला होता है जो सोलेनोइड के अंदर होता है। इनसाइड दी टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेम होता है, म्यू नॉट एन आई। है तो ये सोलेनोइड ही जैसा, बस यहाँ पर एन लिखने का तरीका बदल जाता है। एन यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। अब यहाँ लेंथ जो है ना वो सर्कुलर है, तो मीन रेडियस अगर आर है तो ये जो आपका सर्कुलर सिलेंडर कह सकते हो, इसका लेंथ हो जाएगा सरकमफरेंस के बराबर 2 पाई आर इंटू आई। तो ये सिर्फ आपको जो है ना टोरॉइड का आज तक कभी रेयरली कभी कोई सवाल पूछता है, क्योंकि सेम सोलेनोइड जैसा ही है। तो फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। ठीक है, पीएमटी वालों के लिए तो फॉर्मूला ही बहुत है, कितनी बार तो एग्जाम में खाली फॉर्मूला ही पूछ देता है कि टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। नाउ जस्ट लाइक सोलेनोइड, ये मैग्नेटिक फील्ड ये जो ब्लैक कलर का एक्सिस बनाया गया है उस पे है। ठीक है, बट चूंकि ये रेडियस बहुत कम का डिफरेंस होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस के बीच में बहुत कम अंतर होता है, तो टोरॉइड के हर एक पॉइंट पर वी कैन एज्यूम कि मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है और वो एक्सिस के अलोंग होता है। जैसे बी अगर हम दिखाना चाहें तो यहाँ पर जैसे बी होगा ना टेंजेंट डायरेक्शन में ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे बी अगर लोगे तो ऐसे आएगा, यहाँ पे अगर बी इसी तरह से लोगे तो ऐसे आएगा। बी जहां भी लोगे वो हमेशा along the axis आएगा ऐसे। समझ में आ रहा है? तो बी जो है वैसे भी सर्कुलर लूप बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो सर्कुलर लूप बनाती हैं आपका। तो बी हर जगह इसी तरीके से आएगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई वगैरह में, नीट वगैरह में ज्यादातर सवाल इसी टॉपिक से आता है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब ये लॉ क्या है, उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता था वो चार्ज का के क्यू बाय आर स्क्वायर, फिर सॉलिड स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, इनसाइड आउटसाइड। शुरू में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल तरीके से निकाला था, इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक है ना, बाद में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में एक गॉस लॉ पढ़ा था, गॉसेस लॉ। वो गॉसेस लॉ क्या कहता था कि कोई भी अगर आपका क्लोज्ड सरफेस है, इस तरह से क्लोज्ड सरफेस, तो उसके अंदर अगर चार्ज इनक्लोज्ड क्यू है, तो उस सरफेस पे अगर कोई भी एलिमेंट लोगे, एरिया वेक्टर ds, और वहां पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है उस सरफेस पे, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds जो होता था, ये होता था हमारा Q इनसाइड Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। यही गॉस लॉ था, जहां E होता था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस, ds होता था आपका स्मॉल सरफेस एरिया, यहाँ का छोटा सा सरफेस एरिया। अब ऐसा ऐसा आप ds हर जगह ले सकते हैं, बहुत सारा ds मिला करके ही तो ये सरफेस बना है। ये जो सर्कल इसमें दिखाते थे, ये लूप इसलिए दिखाते थे कि ये रिप्रेजेंट करता था कि दिस इंटीग्रेशन इज बीइंग डन फॉर ए क्लोज्ड सरफेस। इसको हम लोग हमेशा याद है क्लोज्ड सरफेस लेते थे, जैसे सिलेंडर होता था या हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अब इसका यूज क्या होता था? इसका यूज होता था टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यही होता था ना मेन हमारा, इसका मकसद क्या था गॉस लॉ पढ़ने का? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। लेकिन वो सारे केसेस में नहीं होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें? सिमेट्रिकल चार्ज वाले केसेस में। जैसे इससे हम लोग निकाल सकते थे, कोई अगर स्फेरिकल चार्ज है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो उसका
सिलिंड्रिकल चार्ज है तो उसका, ठीक है, या आपको स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यही सब निकालते थे हम लोग। तो ये हमारे लिए एक एडिशनल टूल होता था, एडिशनल एक हथियार की तरह काम करता था गॉस लॉ कि ई डॉट डी एस क्यूब इनक्लोज्ड बाय इप्सा नॉट। अगर आपको ये जो गॉसियन सरफेस है या क्लोज सरफेस का क्यूब इनक्लोज पता है तो इंटीग्रेशन से ये वाला ई निकल जाता था। ये हमारा उस चैप्टर में मेन यूज था गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ की ही तर्ज पर इस चैप्टर में सिमिलर काम करता है एम्पियर सर्किटल लॉ। गॉस भी साइंटिस्ट का नाम था, एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि जो काम गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में करेगा वही ये काम इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने में करेगा। तो बी निकालने में कैसे मदद करेगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो पहले लिख देते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। इसका होता है एक्सप्रेशन या फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू करंट आई इनक्लोज अपॉन म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज होता है, म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज होता है। तो देखो मैच कर रहा है कि नहीं, जैसे ई डॉट डी एस था वैसे ही बी डॉट डी एल है, ई की जगह बी आ गया और डी एस की जगह डी एल। व्हाट इज डी एल? डी एल का मतलब है कि कोई भी अगर आप लूप ले, ये लूप है, जबकि यहाँ पे क्या था, सरफेस था। इस लूप में आप मान सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके बहुत सारे डीएल लेंथ को मिला करके ये लूप बना है, ठीक है। तो कहीं भी आप डीएल लेंथ ले और वहां पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो बी डॉट डीएल का जब इंटीग्रेशन करेंगे, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज लूप को, तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड, ठीक है ना। करंट इनक्लोज्ड का मतलब हो गया कि अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, और वो करंट ऐसे परपेंडिकुलरली पास करता है, ठीक है ना, लूप के परपेंडिकुलर। ये डॉट का मतलब क्या है, करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो कुछ कुछ मिलता जुलता केस है। तो पहले इतना हम जो लेक्चर दे रहे हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से गॉस लॉ आपकी मदद किया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, एम्पियर सर्किटल लॉ छोटा सा एक लॉ है, ये हमारी मदद करेगा डिफरेंट टाइप के सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले केसेस में मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने में ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है उसके वजह से, और सिलेंडर की वजह से। अगर सिलेंडर में कोई करंट हो, लॉन्ग सिलेंडर में, तो इस मेथड का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अभी आपको इसमें से कुछ नोट नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पहले तो सबसे पहले टॉपिक फिर से लिखते हैं। इसके लिए पहले आपको समझाते हैं एक टर्म का, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल का मतलब क्या होता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर आपने मान लीजिए कि इस तरह से कोई एक आपने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये लाइन है बी से लेकर क्यू। इस लाइन का लेंथ अगर एल हो तो आप इसमें डीएल डीएल करके बहुत सारे टुकड़े तोड़ सकते हैं कि नहीं, बहुत सारे डीएल्स को मिला करके ही तो ये एल बनता है। अब मान लीजिए कि आसपास कोई करंट है और उस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो किसी भी पॉइंट पर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप डीएल लेंगे तो डीएल हमेशा डीएल टेंजेंट के डायरेक्शन में आएगा, और मान लीजिए कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर हो इधर हो इधर हो कहीं भी हो ऐसे, तो ये आपका हो गया डीएल लेंथ और ये हो गया बी। अब सवाल है कि डीएल तो हर जगह अलग अलग आएगा, जैसे यहाँ ऐसे आया, यहाँ पर अगर करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर डीएल इधर के टेंजेंट के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो डीएल इधर यहाँ के टेंजेंट के डायरेक्शन में आएगा। हर जगह डीएल अलग अलग आएगा, और हर जगह हो सकता है कि बी भी आपका अलग अलग जैसे हो सकता है यहाँ पर बी इधर हो, ठीक है, या ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है इधर हो, कुछ भी हो। इस तरह से मान लिया कि बी ऐसे है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर बी ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो कहीं भी हो। तो ये जो आपको हमने लिखा है ये है बी और ये है डीएल हर जगह का, ये है बी ये है डीएल। हर जगह बी इंटू डीएल करके जब सम करोगे
तो इसी को हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, और इतने बड़े लाइन को हम सिंपली ऐसे लिखते हैं बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें सर्कल का साइन फिलहाल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो किसी लूप के लिए नहीं हो रहा है। ये लूप नहीं है ना, पी से स्टार्ट होके क्यू पे खत्म हुआ है, तो हम इसको आप चाहें तो पी टू क्यू भी कह सकते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, अच्छा, इसी लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल में अगर आपने सर्कल बना दिया तो सर्कल का मतलब होता है कि इसको हम लोग लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज लूप लिखते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फॉर ए लूप। ठीक है ना, तो क्लोज्ड लूप, लूप तो वैसे भी क्लोज ही होता है, क्लोज्ड लूप, एंड दिस थिंग इज आल्सो कॉल्ड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फॉर ए क्लोज लूप। इसका मतलब है कि अब यही जो सेम चीज है आपने बी डॉट डी एल किया था वो किसी क्लोज लूप के लिए कर रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए ये क्लोज लूप है और यही सेम चीज करना आपको बी डॉट डी एल। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका डी एल तो हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो मान लीजिए बी ऐसे है, तो ये हो गया बी, ये हो गया डीएल। बी डॉट डीएल का आपने इंटीग्रेशन किया, ऐसे ऐसे खूब सारे डीएल इसमें लिए, इन सारे डीएल्स को लेकर के ही तो कंबाइन करके ये लूप बना है। तो जब आप जहां से इंटीग्रेशन शुरू किए डीएल 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 लेते हुए वापस आके वहीं खत्म कर रहे हैं, तो इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटीग्रेशन के साइन में एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल का होना और ना होना बस इस बात को बताता है कि अगर सर्कल है इसका मतलब लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज लूप पर हुआ है, सर्कल नहीं है तो लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज लूप पे नहीं हुआ है, ये ओपन वायर है या ओपन लाइन है। ठीक है, और इसी क्लोज्ड इंटीग्रल को एक नया नाम भी दिया गया है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इज जस्ट ए न्यू नेम, नहीं तो हम लोग जनरली यही लिखते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फॉर ए क्लोज लूप या ओवर ए क्लोज लूप। तो पहले तो इसको नोट कर लो, ये हम एकदम बिल्कुल बेसिक चीज बता रहे थे, एम्पियर सर्किट लॉ ये नहीं है, वो लॉ अब आएगा इसके बाद। हाँ, ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। The line integral on a closed curve of any shape, closed curve of any shape, ये है ना closed curve of any shape। और लाइन इंटीग्रल का मतलब हुआ b डॉट dl का इंटीग्रेशन। तो लाइन इंटीग्रल ऑन ए क्लोज्ड कर्व ऑफ एनी शेप इज इक्वल टू, लाइन इंटीग्रल यहाँ पे छूट गया है, वो हम लिख देंगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट आई थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू कैपिटल I। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कोई भी लूप, इसमें कहीं पे भी आप dl ले लेंगे, तो जैसे ये dl हो गया और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड b हो गया, तो b डॉट dl का इंटीग्रेशन म्यू नॉट इंटू I का मतलब ये हो गया कि कितना करंट यहाँ से पास हो रहा है, इनक्लोज्ड है I थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये जो कर्व है इसके अंदर कितना करंट पास हो रहा है, तो सिर्फ अंदर वाला करंट लेते हैं, बाहर से अगर कोई करंट पास हो रहा है इस लूप के तो वो नहीं लेते हैं। जैसे गॉस लॉ में भी आपको याद होगा चार्ज इनक्लोज लिखते थे, अंदर का चार्ज गॉसियन सरफेस का। तो ये जो हम लोग इमेजिनरी लूप लेते हैं ना, ये क्लोज्ड कर्व जो होता है ये इमेजिनरी होता है, काल्पनिक कर्व है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम लोग गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस लेते थे और वो इमेजिनरी सरफेस होता था, उसी तरह से ये है एम्पीरियन लूप। ठीक है ना, तो ये पहले ही लिख देते हैं ये इमेजिनरी है और ऐसा सचमुच का कोई लूप एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है, काल्पनिक लूप लेते हैं इस करंट को घेरते हुए।
अब ये जो करंट इनक्लोज्ड हमने लिखा है ना, आई इनक्लोज्ड, यहाँ तो मैंने डायग्राम में एक करंट इनक्लोज दिया है, और बी डॉट डीएल जो किया है वो इस तरीके से किया है। सर्कुलेशन में एक डायरेक्शन होता है, जैसे हम लोग डीएल इधर लिए, इधर भी तो ले सकते थे डीएल, ठीक है। हमने उधर का डीएल लिया है, इसका मतलब हमने क्लॉकवाइज इस लूप को इंटीग्रेट किया है। तो क्लॉकवाइज अगर लूप को इंटीग्रेट किया है तो ये एरो दिखा रहा है कि कैसे कैसे हम लोग चल रहे हैं। अब अगर करंट एक से ज्यादा इंक्लोज्ड हो तो क्या करेंगे, तो देखो मान लो कि ये आपका कोई एम्पीरियन लूप, हम इसको लिख देते हैं ए एल, और आपने उसमें सोचा कि बी डॉट डी एल करेंगे, ये तरीका है इस तरीके से, ठीक है। तो ये मान लो करंट I1 है, ठीक है, ये करंट I2 है बाहर, और एक यहाँ पे करंट है I3। तो ये जो एम्पीरियन लूप है इसमें जो करंट इनक्लोज्ड है आई इनसाइड द लूप, ये कितना होगा, तो 3 करंट है I1 I3 I2। इसमें से I2 लूप के बाहर है तो वो तो नहीं लेंगे, तो बचा कौन, I1 और I3। तो एक ले लेंगे I1 और एक ले लेंगे I3। अब सवाल है क्या करें, प्लस कर दे कि माइनस कर दे, कि दोनों माइनस कि दोनों प्लस। तो इसको देखो कैसे डिसाइड करेंगे। गॉसियन सरफेस में तो आसान होता था, गॉसियन सरफेस में जैसे Q1 है तो दूसरा चार्ज लिखा है माइनस Q2, तो आप चार्ज इनक्लोज्ड क्या लिखते थे, Q1 माइनस Q2 लिख देते थे, क्योंकि चार्ज अपने साइन के साथ लिखा रहता था। बट यहाँ क्या है ना कि साइन करंट में नहीं होता प्लस माइनस, करंट में डायरेक्शन से उसका साइन तय होता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि एक करंट इन है तो एक करंट देखो आउट है, और ये दोनों करंट आपके लूप के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक को प्लस लेंगे एक को माइनस, ठीक है। अब किसको प्लस ले भाई, किसको प्लस ले किसको, तो इसके लिए क्या करना होता है ना कि लूप की डायरेक्शन में आप देखिए, ये लूप में हम लोगों ने बी डॉट डी एल जो इंटीग्रेशन किया है वो क्लॉकवाइज किया है, तो अपने फिर से वही राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ की उंगलियों को लूप के अलोंग गोल गोल घुमाइए, दाहिना हाथ उठा करके मोबाइल स्क्रीन पर क्लॉकवाइज घुमाओ उंगलियों को, तो देखो तुम्हारा अंगूठा जो है ना मोबाइल के अंदर की तरफ पॉइंट करेगा, स्क्रीन के इनवर्ड की तरफ। तो जो इनवर्ड करंट आएगा उसको हम इसमें पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और जो आउटवर्ड आएगा उसको नेगेटिव। तो I1 को प्लस लेंगे और I2 को माइनस, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक और होता है, यहाँ पर ऐसे क्रॉस दिखा देते हैं, एक और है करंट I4, तो I4 को हम प्लस लेते हैं, प्लस I4, ठीक है। डायरेक्शन का फिर से सुनो कि कौन सा करंट प्लस कौन सा करंट माइनस। जो करंट इनवर्ट जा रहा है उसको प्लस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भाई उसको प्लस, इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल का हमें यूज करना है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल में क्या करना होता है कि उंगलियों को ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों, क्योंकि हम लोग इंटीग्रल में बी डॉट डी एल क्लॉकवाइज ले रहे हैं, बगल के डायग्राम में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये डीएल ऐसे लिया है ना, तो हर जगह आप डीएल तो ऐसे क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो क्लॉकवाइज में जब उंगलियों को घुमाएंगे तो अंगूठा जो है राइट हैंड का अंगूठा अंदर की तरफ जाता है स्क्रीन के, दैट मींस इनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। और देखो दूसरा केस से समझाते हैं। मान लीजिए कि हमारा एम्पीरियन लूप ऐसे है, ठीक है, और हम इसमें इस तरह से घूमना चाहते हैं। तो ये जो एम्पीरियन लूप है इसमें आपको ये सॉलिड पार्ट जो है वो स्क्रीन के बाहर है, और ये डॉट डॉट पार्ट स्क्रीन के अंदर है, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लूप है। हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो ना, सीधा लूप। अब हम इसमें कुछ करंट दिखाते हैं जो इससे पास हो रहा है ताकि आपको सुविधा हो। ये आपका दो करंट ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। करंट का एरो दे देते हैं, ये करंट I1 है और ये करंट नीचे की तरफ है I2, ठीक है। तो अगर इस करंट इस एम्पीरियन लूप का इनक्लोज्ड करंट पूछे कितना करंट इनसाइड है, तो आप तो कहेंगे कि सर I1 और I2 दो करंट है जो इसको परपेंडिकुलरली देखो पार कर रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन उल्टा पुल्टा है, कौन प्लस कौन माइनस। तो देखो एरो देख के देखो, एम्पीरियन लूप हमने ऐसे ऐसे घुमा है ना, तो अपने दाहिने हाथ को हाथ उठाओ और दाहिने हाथ को उंगलियों को टर्न करो अलोंग द एरो, एरो की तरफ टर्न करोगे तो अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है बताओ, ऊपर पॉइंट कर रहा है कि नीचे पॉइंट कर रहा है,
नीचे कर रहा। तो तुम गलत घुमा रहे हो। तुम कैसे घुमा रहे हो? सर ऊपर 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 सर ऊपर कर ऊपर। रहा है सर। देखो जो सॉलिड पार्ट है ना, सॉलिड वाला जो पार्ट है, ब्लैक ब्लैक में ये लूप सॉलिड वाला, ये बोर्ड के बाहर है, और ये डॉट 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 जो है ना वो बोर्ड के अंदर घुस के घूम के वापस आया है, ऐसे है ना। तो जब घुमाओगे तो ये अपने आप तुम्हारा अंगूठा ऊपर पॉइंट करेगा। तो ऊपर पॉइंट करने का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन इसमें पॉजिटिव हो गया। तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो इसमें हो जाएगा I1 माइनस I2। ठीक है। लेकिन अगर वही लूप आपका उल्टा घूम जाते तो ये उल्टा हो जाता है। जैसे देखो, ये आपका एम्पीरियल लूप नहीं है, ये तो गॉस लॉ समझा दिए थे। अगर मान लीजिए कि हमने फिर से उसी तरह का लूप लिया, सेम लूप लिया इस तरह से, ठीक है ना, और फिर से हम लोग करंट ले लेते हैं, तो इस तरह से एक दो करंट दिखा देते हैं ऐसे, एक करंट ऐसे है और एक करंट ऐसे। ये करंट लगना चाहिए कि इसके बीचों बीच से ऐसे परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। अब ये करंट आपका था I1 और ये करंट था I2, और इसी एम्पीरियन लूप को हम अब ऐसे घूमेंगे। तो ऐसे घूमेंगे तो अब देखो अंगूठा जो है नीचे की तरफ जाएगा, राइट हैंड के उंगलियों को जिधर एरो है उधर उधर गोल गोल घुमा, उंगलियां तो आसानी से घूमती हैं, तो अंगूठा अपने आप नीचे आ रहा है। इस बार अगर करंट इनक्लोज लिखना हुआ है तो इस बार इसी लूप का करंट इनक्लोज आपको लिखना पड़ेगा I2 माइनस माइनस, I1। हाँ सही, I2 माइनस I1 या माइनस I1 प्लस I2। ठीक है। तो मेन हमारा मुद्दा है ना कि स्टूडेंट को समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा करंट कब प्लस होता है, कौन सा करंट माइनस, और उसके लिए वही राइट हैंड को घुमाना है लूप के लॉ। और ध्यान रखना है कि लूप आप दोनों तरफ से घूम सकते हैं, आपको फुल आजादी है। कोई स्टूडेंट ऐसे भी घूम सकता है फर्स्ट वाले मेथड से, कोई ऐसे भी मूव कर सकता है, तो दोनों का अपना अपना करंट इनक्लोज्ड अलग अलग आएगा। ठीक है, नोट करो। अच्छा, आज की क्लास हम लोग जो है यहीं तक रख रहे हैं। ठीक है, और एम्पियर्स जो ये लॉ है इस पे न्यूमेरिकल वगैरह और इसका एप्लीकेशन अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में।